में खुशामदीद। मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट जनाब मियां शाहिद सबर, मैं हूं सईद काजी। बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे हमारे साथ, मगर कुछ खबरें रन डाउन आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दें। सुप्रीम कोर्ट में मामलात क्या गंभीर से गंभीर होते चले जा रहे हैं और ये पास गश्त भी सुनाई दे रही है कि अब वो तो खैर एग्जोनरेट हो गए जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे, तो फिर किस पे तौहीन अदालत की इशारे किए जा रहे हैं। हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ दोस्त होंगे, उनसे हम बात करेंगे फुल कोर्ट बनेगी या बुरान मजीद गहरा होता चला जाएगा। उधर मुज़ाकरात वाली कहानी भी ख़त्म हो गई है, ये लग रहा है कि वहाँ भी एक डेड लॉक है। मुज़ाकरात पहले दिन से ही आई थिंक डूम्ड थे, क्योंकि अब यही बात है कि इनमें से एक होगा या दूसरा होगा। और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे, दुनिया एक बहुत बड़े माशी बुरान की जद में है और जो WTO की चीफ कह रही हैं कि जनाब ये हम 1930 में वापस जा रहे हैं। ये टैरिफ का क्या मामला है और आज खास तौर पे हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपको बताएंगे कि ये बुरान किसकी वजह से है। आलमी शराफिया जिस तरह पैसा उजाड़ रही है इस दुनिया के लोगों का और इस सैयारे को दोबारा धकेल रही है बर्बादी की तरफ, कि क्या कहानी है। मगर मेरे साथ हैं जनाब फारूक साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, तजिया निगार हैं और जनाब एंकर भी हैं, और मेरे साथ इमरान वसीम साहब हैं, कोर्ट रिपोर्टर भी हैं। बहुत शुक्रिया आपके इंतज़ार का और आपके वक्त का। जनाब मुनीब फारूक साहब, आपकी तरफ आता हूँ। थिंग्स आर गेटिंग प्रिटी डिफ़िकल्ट इफ़ आई मे से। ये कोर्ट में जो कुछ आज हुआ और जो इशारतन भी बात हुई और खुल के बात हुई और फिर जमाल मंदोखेल साहब ने जो जवाब दिया और जो फैसला था, कैसे देखते हैं? ये तो कोई रिफ्ट खुदा न खास्ता गहरी होती नज़र आती है। मुनीब फारूक साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखिए, ये रिफ्ट तो बहुत पहले से है, बंदियाल साहब के वक्त में, फिर काजी साहब के वक्त में बहुत बढ़ गई। फिर अब जब याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने हैं और जिस निज़ाम के तहत बने हैं, भी बड़े एतराज़ा 26वीं आईनी तरमीम पर आज भी आज भी पिटिशंस क्लब हुई भी थी और वहाँ पर बाकायदा तौर पर इन्हें चैलेंज किया गया है दोबारा। कोई पिछले अगर 3-4 महीनों में देखा जाए तो जो सीनियर मोस्ट जज हैं मंसूर अली शाह साहब, वो हर महीने कहते हैं है और कि जुडिशियल कर सकता है या उसके आने में उसके इम्प्लीमेंटेशन में रखना डाल सकता है या नहीं। ये दिस इज ऑल गिविंग अ वेरी ग्लूमी पिक्चर ऑफ पाकिस्तान सुपीरियर कोर्ट। और मैं समझता हूँ कि ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए पाकिस्तान के निज़ाम के रखवालों का भी, और इस वक्त रियासत के आम जो सुतून हैं उनके लिए भी, उन पर मनसब पे जो लोग बैठे हैं उनके लिए भी, कि एक बहुत बड़ा और अलार्मिंग टाइम है। बहुत बड़ा और अलार्मिंग टाइम है। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है सीनियर वकील और नोटेड लॉ एक्सपर्ट जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब ने। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आबिद ज़ुबैरी साहब, अभी मैं मुनीब फारूक साहब से सवाल कर रहा था और फिर हमारे साथ इमरान वसीम साहब भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, इस्तिफ़ादा करेंगे। ये जो आज फैसला आया है, अब इसमें जो रिफ्ट है गहरी से गहरी होती चली जा रही है और अब कुछ चैनल तो सुर्खियां ये भी चला रहे हैं कि अगर एडिशनल रजिस्ट्रार साहब एग्जोनरेट हुए हैं तो फिर क्या इशारे किस तरफ हैं, तौहीन अदालत किसने की है, क्या सिचुएशन है, इसमें से क्या निकलता नजर आता है आपको, एंड व्हाट शुड बी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू गेट आउट ऑफ दिस क्वैगमायर। जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखिए, इसमें इस क्वैगमायर जो आपने कहा, इससे निकलने के लिए जो ये हंगामी कैफियत है इस मुल्क में और अदलिया की, उसमें निकलने के लिए सबसे हो गया 26वीं आईनी तरमीम का फुल कोर्ट सुन के फैसला कर दे कि ये सही है या गलत है, ताकि बात एक तरफ हो जाए कि बेंचेस, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, क्या उसका इख्तियार है, वो कौन सी वो सही है, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामान उसको बना सकती है, उनका टोटल कंट्रोल है, वो एक्सेप्ट कर लिया जाए। सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन खत्म हो गई, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म हो गई और अब एक जुडिशरी चाहे ऊपर हो नीचे हो, सब एक मातहत अदारा होगा, हुकूमत का, पार्लियामान का। तो ये सारी चीज़ें, ये मुद्दा है, उसी तरह ये ख़त्म हो सकता है। देखिए, ये जो मेन इशू तो इसमें ये था कि आप एक चलते हुए केस को जिसमें जुडिशल ऑर्डर है उसको इंतजामी ऑर्डर से आप ख़त्म कर सकते हैं या नहीं। उस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कमिटीज़ के पास इख्तियार नहीं था, उन्होंने जो किया वो गलत किया, गैर आईनी था, गैर कानूनी किया। इसके बाद लेकिन आप देखिए बात कंटेम्प्ट तक पहुंच जाना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कंटेम्प्ट हो जाना, ये बहुत सीरियस मामले हैं। और जिस तरह मामला होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब एक जज का मामला जाता है, बड़ा सीरियस मामला होता है, क्योंकि देखिए सारा लिंक्ड है आपसे कि आपकी आज़ादी, अदलिया की आज़ादी अदलिया ये है कि मैं और आप जब वहाँ केस दाखिल करें, हमें पूरा यकीन हो कि इंसाफ और कानून के साथ फैसला होगा, चाहे हमारे मुकाबले में कोई बड़ा शख्स हो, हुकूमत हो या कोई भी हो, कि हम उसके सामने जाके अपना मुद्दा बयान करेंगे। अगर हमारे केस में वजन है, हमारी बात में वजन है, तो हमें इंसाफ मिलेगा। ये नहीं कि वो अपनी मर्जी की बेंच बना के हुकूमत कहे कि अब हमारे खिलाफ जो केस है वो हमारे
हमारी मर्जी की बेंच में चल के हम वहाँ फैसला हो जाएगा और आप एक्सेप्टेबल, आप उसे कबूल करें, और बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस सुन नहीं सकते वो केस। जी, तो ये मेरा सवाल आपसे होगा कि आज जब दिन का आगाज हुआ तो एक फैसला आया 9 बजे। वो फैसला जो है वो उसमें कहा गया कि जो दोनों कमेटियां थीं, एक रेगुलर कमेटी और एक जो है वो आईनी कमेटी, वो दोनों तौहीन अदालत की मुर्तकब हुई, लेकिन हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे, ना कार्रवाई नहीं करेंगे। दूसरा फैसला जो है मंदोखेल जो बेंच है उनका आया और उन्होंने कहा कि उन्होंने उस पर जो है वो अच्छा खासा जो है वो रिमार्क्स दिए। आप क्या समझ रहे हैं कि क्या ये मामला अब ख़त्म हो गया या आगे और मज़ीद बढ़ेगा? देखिए, मामला खत्म कैसे हो गया, आप तो खुद मालूम है वो केस जो उन्होंने ऑर्डर किया है उनके सामने लगाने का फरवरी में जस्टिस मंसूर अली शाह की बेंच में जो उन्होंने ऑर्डर किया, जो आप 9 बजे जिस ऑर्डर का जिक्र कर रहे हैं जो आज सुबह हुआ है, उसको उन्होंने कल लगाया हुआ है। वो अब आईनी अदालत के सामने वो केस लगा हुआ है, वो आज से कल पे चला गया। आप कल देखते हैं कि उसमें क्या होता है। और आपको बताइए जो इमरान साहब, इमरान साहब आप बड़ी देर से हम इंतजार कर रहे हैं, इसी सवाल का आप जवाब दे दें। आपको क्या लगता है कि क्या इसकी फॉल आउट होती नजर आती है, और आप भी कोर्ट में थे तो क्या मूड लग रहा है आपको? दो, अगर हम इफ़ यू अलाउ मी, कि जो 2 धड़े बन चुके हैं मुबैना तौर पर अदालत में। इमरान वसीम साहब, मेरे ख्याल से तो अपने काजी साहब 2 नहीं बल्कि 3 धड़े आज के जो हमने हेयरिंग्स देखी हैं, जो मंसूर शाह साहब का फैसला है, हमें तो 3 धड़े नज़र आ रहे हैं। आप ये देखें कि मंसूर शाह साहब ने जो फैसला दिया है, फैसला तो काजी साहब वो होना चाहिए जिस पर अमल दरामद भी हो सके। अब देखें, मंसूर शाह साहब ने फैसला दिया कि नज़र अब्बास साहब ने तो कंटेम्प्ट नहीं की, उनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं, लेकिन जजेस कमेटी ने जो है उन्होंने कहा, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। और फिर साथ में मामला इसी सवाल पे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को भिजवाया है कि आप इस पर फुल कोर्ट तश्कील दे दें। अब ये बड़ी मज़हका की सूरत हाल बनती नज़र आ रही है कि अगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी मंसूर शाह साहब के इस फैसले अमल दरामद करें, एक तरफ तो मंसूर शाह साहब ने उन्हें तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दे दिया, ना सिर्फ उनको तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया बल्कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी कहा कि उन्होंने भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, मेरे जुडिशल ऑर्डर की उन्होंने नाफरमानी की है। और फिर जो आईनी कमेटी है उसके भी 2 जजेस जैसे जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी तौहीन अदालत की है। तो अब आप देखें कि अगर फुल कोर्ट बन जाता है तो फुल कोर्ट में जो मुल्ज़मान इस फैसले में डिक्लेयर किए गए हैं वो बेंच में भी बैठे होंगे, तो बेंच में बैठ के वो पहले खुद सवाल कर रहे होंगे, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। तो क्या सवाल करने के बाद वो खुद रोस्टरों पे जाके उन सवालों का जवाब भी देंगे? यानी एक ऐसा फैसला दिया गया जिस पर अमल दरामद ऐसा लगता है कि जैसे मखसूस नशिस्तों का फैसला था उसी नौयत का फैसला दिया गया। अब आप ये देखें कि जुडिशल ऑर्डर की एक मिनट की लड़ाई है, जो 3 ग्रुपों की कशमकश है, वो ये मामला जाएगा कहाँ पे? असल में मामला यह है कि मामला क्या अदालत के अंदर ही हल होगा या इसको सड़कों पे आ जाएगा? देखिए मियां शाहिद साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं 26वीं आईनी तरमीम से पहले के, जिसमें यह डिक्लेयर किया जा चुका है कि जो आइन के बरखिलाफ फैसला हो वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं होता। अब ये जो आज जमाल खान मंदोखेल साहब ने इंट्रा कोर्ट अपील पे समाअत की, उन्होंने 2 सवाल रखे हैं। एक, उन्होंने कहा कि जुडिशल ऑर्डर की नाफरमानी पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया, आर्टिकल 10A वो भी नहीं दिया गया और जजेस को कहा गया कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। लेकिन मंदोखेल साहब ने दूसरा सवाल ये उठाया कि अगर जुडिशल ऑर्डर मैंने एक सवाल और पूछना है मुनीब साहब, आप माफ़ी चाहता हूँ, ये फरमाइए क्योंकि आप मेरे ग्राम भी हैं और मेरी नेटिव लैंग्वेज से आप आगाह भी हैं, और मैं थोड़ी सी इजाज़त चाहूँगा अपने उर्दू स्पीकिंग या दूसरे लोगों, हम कहते होते हैं कद ऐरे ते वहंदी है, तुसी समझ, आप ये जो दीवार हमने तामीर की थी 8 फरवरी के इलेक्शन पे, डोंट यू थिंक कि ये उसी की फॉल आउट है और उसको अनडू करने के लिए हमें पता नहीं क्या क्या डू करना पड़ रहा है और क्या क्या अनडू करना पड़ेगा? मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस सवाल ब्रेक से वापस आके लेता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ फारूक साहब, आप सवाल या ज़हन में रखिएगा या मैं दोबारा दोहरा दूंगा। जी मुनीब फारूक साहब, माफ़ी चाहता हूँ बीच में वक्फा ब्रेक का आ गया। तो आई पर्सनली बिलीव कि शुरू से ही चीज़ें गलत हुई और अब उसको ठीक करते करते और गलत होते जा रहे हैं। एम आई राइट मुनीब साहब? देखिए बात यह है कि के अंदर जो इस वक्त माहौल है, उसके अंदर जो निज़ाम चल रहा है, उसके अंदर बड़ी फॉल्ट लाइन्स पहले भी थी, खैर मुझे लगता है ज़्यादा डेवलप हो गई, और जब तक इन तमाम बातों को एड्रेस नहीं किया जाएगा तो फिर इस निज़ाम के अंदर घुटन भी बड़ी रहेगी
और ये जो तलखी है ये विद एवरी पासिंग डे सामने आती रहेगी। जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो निहायत बहुत ज्यादा अफसोसनाक भी है और बहुत एहतराम के साथ कहूंगा शर्मनाक भी है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के अंदर जो लड़ाई है कि तब सिर्फ अदालत के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के। लेकिन अब देखना यह है कि अगर 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज की गई है तो क्या उस पर कंसेंसस है कि इसे कौन सुनेगा। जिस तरह जुबैरी साहब फरमा रहे कि फुल कोर्ट बैठे और सुने, लेकिन इसका फैसला मैंने या मुसद्दद एहतराम जुबैरी साहब ने नहीं करना, इसका फैसला तो जज साहिबान ने करना है या चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सवाबदीद है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं मियां रऊफ अता साहब, वो कुछ देर पहले जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये आईनी बेंच ने सुनना है और आईनी बेंच ही सुन सकता है, फुल कोर्ट नहीं सुन सकता। अब ये फैसला या चीफ जस्टिस साहब फरमाए कर दें कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा और आईनी बेंच ही इसका स्टेटस बताएगा, क्योंकि 8 फरवरी तो पीछे की काम है ना जी, मेन तो अब 26वीं आईनी तरमीम हमारे मुंह के ऊपर है, तो उससे जिस तरह एग्जीक्यूटिव की इंग्रेस। अच्छा, मैं मुनीब साहब यही सवाल लेके जाता हूँ जनाब जुबैरी साहब आपकी तरफ। आई रिपीट माई क्वेश्चन। यू नो, कहीं से चीज़ें गलत होती हैं एक जगह पे। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है 8 फरवरी की, अब उसको अनडू करते करते या उसको जस्टिफाई करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, या ये बिल्कुल हालिया मामला है, ये आज का ही बहरान है, इसका माजी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जनाब जुबैरी साहब। बात इन्होंने सही बात कही कि हम लोगों ने फैसले नहीं करने होते। हम तो सिर्फ वकील हैं, हम तो आपको प्रोग्राम में आके अपने ओपिनियन दे रहे होते हैं, फैसला तो अदालत ने करना होता है। वकील तो कभी फैसला वैसे भी नहीं करता, हम तो अपने केस प्लीड करते हैं कोर्ट में जाके। तो आप हमें बुलाते हैं जब भी हम आपको अपनी ओपिनियन देते हैं, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट। ये हमारा एक अपना मुद्दा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। देखिए, जो आपने बात कही अभी, उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इसका सारा बहरान शुरू हुआ जब वो नो कॉन्फिडेंस आई इमरान खान साहब के खिलाफ, और वहां से फिर एक सिस्टम शुरू हुआ कि जी किस तरह से एक पार्टी जो बाद में मकबूल हुई, मैं समझता हूं, उसको किस तरह पॉलिटिक्स से बाहर रखा जाए, उसको गवर्नमेंट से बाहर रखा जाए। उसके लिए पहले पीडीएम गवर्नमेंट बनी, उसके अंदर आपने देखा क्या हुआ, फिर वो इलेक्शन, उसी के तसलसल में इलेक्शन हुआ जिसको रिक किया गया। आप लोग खुद कहते रहे कि फॉर्म 47 की हुकूमत आ गई। अब नेचुरली फॉर्म 47 की हुकूमत आई और जो लेके आए हैं और जो इस हुकूमत को चाहते हैं वो ये बदलने थोड़ी देंगे सिस्टम। वो तो चाहेंगे कि ये रहे। ये आईनी तरमीम चैलेंज जरूर हो गई है, लेकिन इसका हमें क्या मालूम कि इसका क्या वो बेंच खुद ही सुनेगी या फुल कोर्ट सुनेगी, या नए जो 8 जजेस आ जाएंगे। आज 3 हफ्ते की तारीख दी गई और फरवरी में रख लिए गए 8 नए अपॉइंटमेंट। हो सकता है अब फुल कोर्ट को रेफर हो जाए मामला, 8 नए जज आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि तादाद तो उनकी 34 कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। हो सकता है उसके बाद 9 और बना दे, वो जिसको कहते हैं पैकिंग द कोर्ट। तो अब देखिए ना, जो सिस्टम एक चलाए हैं उनको आपने सारा पॉलिटिक्स इसको कर दिया, जुडिशरी को आपने कर दिया। देखें जुडिशरी और कहां से शुरू हुआ, जब जुडिशरी के ऑर्डर्स को मानना मना कर दिया। सारी गंद वहां से शुरू हुई कि जब आपने फैसले उनके मानने शुरू कर दिए। इलेक्शन का मामला हो, SIC का मामला हो, आज तक कोई इंप्लीमेंट नहीं हुए और तो कोई पूछने वाला नहीं है उनका। और वहां वो कहते हैं कि जी अगर कोर्ट फैसला भी कर देगी हम उसको नहीं मानेंगे। तो अब मामला यहाँ तक पहुंच गया है कि पार्लियामेंट जो करेगी वही होगा। 26वीं आईनी तरमीम कर दी है, उसको कोई टच नहीं कर सकता। है ना, जो बहरान पैदा हुआ है उसका खात्मा तो बहरान का खात्मा तो मामला और खराब हो जाएंगे। ये मामला हल नहीं, बहरान का नहीं हल नहीं हो रहा। नहीं, जब आपकी और जो आप जजेस के आपस में देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस से अगर कंटेम्प्ट नोटिस हो रहे हैं, जिसमें आप फरमा रहे थे कि चीफ जस्टिस भी उसमें एक पार्टी हो जाएंगे, वो उनके खिलाफ भी हो सकता है कंटेम्प्ट की बात हो रही है, वो जो आज ऑर्डर पास हुआ है। तो बहरान तो देखिए, बहरान तो ये रहेगा जब तक कोर्ट को उन्होंने कर किया, ये टाइम लगेगा कि टोटली हाई कोर्ट्स को कंट्रोल कर लेंगे और या सुप्रीम कोर्ट को कर लेंगे तो बहरान खत्म हो जाएगा। मतलब कि वहाँ आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, तो क्या बहरान थोड़ी होगा। इमरान वसीम साहब, बहरहाल हम किसी डिवाइड की किसी साइड पे जाए बगैर, इधर या उधर जाए बगैर, एक हकीकत तो है ना
कि वी हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक इन द कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड। जो कम्युनिटी है, कहाँ इस तरह हो रहा है, किस तरह हम एक अच्छी खासी रियासत हैं, एक एटमी ताकत भी हैं, जमहूरियत भी है, तो डोंट यू थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन? और ये क्यों लगता है आवाम को कि इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए इदारों पर कभी एक प्रेशर आता है किसी एक तरफ से, कभी दूसरी तरफ से? इमरान वसीम साहब। देखें काजी साहब, ये जो बहरान हम देख रहे हैं ना, ये बहुत तब पैदा होते हैं जब इदारे अपनी डोमेन के अंदर रहकर काम नहीं करते, अपने अख्तियारात से तजावुज़ करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम से पहले अगर हम देखें तो जो मखसूस नशिस्तों का जो मुकदमा था, उसमें जो दरख्वास्त गुजार थे, उनके दलाइल क्या थे, इस्तदा क्या थी, फ़ैसला क्या सामने आया। अब उस फैसले के ज़रिए किसको रिलीफ दिया गया? क्या PTI को दिया गया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दिया गया, या किसी और को इनडायरेक्टली रिलीफ दिया गया, या किसी का रास्ता रोकने की कोशिश की गई? जब इस तरीके से मामला चलेंगे और फिर हम बहरान की जब बात कर रहे होते हैं, तो बहरान तो विद इन द इंस्टीट्यूशन है। जब आप में इख्तलाफात नहीं होंगे, आप मिल बैठ के चीज़ों को लेकर नहीं चलेंगे, और इनडायरेक्टली अगर आप 26वीं आईनी तरमीम पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, रेगुलेटरी का एक मुकदमा है, रेगुलेटरी ड्यूटी का एक मुकदमा है, उसमें आप 26वीं आईनी तरमीम को सुनने जा रहे थे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाज़त नहीं देता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के आर्टिकल 191A में वाज़े तौर पे लिखा है कि जो भी मुकदमा इंटरप्रिटेशन का होगा। का इजलास तो बुलाया जा चुका है, 8 नए जजेस जो हैं वो आज आ रहे हैं। क्या ये अब ग्रुपिंग और तमाम मामला ठीक हो जाएंगे? नए जज आ जाएंगे तो जो ग्रुपिंग है उसका तासर भी ख़त्म हो जाएगा, सब एक हो जाएंगे और ये बहरान भी हल हो जाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए मियाँ साहब, 8 की बजाय अगर 16 जज भी आ जाए ना, तो ये ग्रुपिंग का तासुर ख़त्म नहीं होने वाला। ये ग्रुपिंग का जो तासुर है, ये तफरीक जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी है। आप ये देखें कि आज जो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब को कमरा अदालत में कहना पड़ा कि हमें तो एक जुडिशल ऑर्डर की नाफरमानी पर, बज़ाहिर एक जुडिशल ऑर्डर की नाफरमानी पर तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट ये है कि जो भी मुकदमा इंटरप्रिटेशन का होगा वो ऑटोमेटिकली, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि वो रेफर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। मैं एक किसी बात को, मुनीफ फारूक साहब बड़ी देर से चुप बैठे। इमरान में मुनीफ फारूक साहब, तारीख 26वीं तरमीम वाले दिन शुरू नहीं हुई थी। कोई माजी के बगैर हाल नहीं होता, हाल के बगैर मुस्तकबिल नहीं होता। हम कहते हैं जी कि इनको आईनी तौर पर हक नहीं है। 26वीं तरमीम कैसे पास हुई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इलेक्शन कमीशन कितना शफाफ था, नहीं शफाफ था, वो सरवर बारी साहब, क्या नाम है, बारी साहब, उनसे पूछ लें। तो डोंट यू थिंक इट इज़ द फॉल आउट ऑफ द इवेंट्स? एक इवेंट दूसरे को जन्म देता है और ख़राब से ख़राब तर होकर जा रहा है। हम तारीख को 26वीं तरमीम से क्यों शुरू करना चाहते हैं जनाब मुनीफ फारूक साहब? देखिए, इन आइसोलेशन तो काजी साहब मैं मुत्तफिक को आपकी चीज को भी नहीं ले सकते, लेकिन एक बात ज़हन में रखिए कि ये जो केस है ना, ये दोनों तरफ का है। एक केस ये है जी कि जो इमरान खान साहब को की मौत खत्म हुई और उसके बाद सारा मामला शुरू हुआ। जाहिर बात है, इमरान खान को लाने वाली भी एस्टेब्लिशमेंट थी और उन्हें घर भेजने वाली भी एस्टेब्लिशमेंट थी। इस हुकूमत को लाने वाली भी एस्टेब्लिशमेंट है। और मसला ये है कि मैं जैसे पहले भी अर्ज कर रहा था कि यहाँ पर तेरा जज मेरा जज वाला जो मामला था, हम पहले सुनते थे और तरह से। अब ये मामला उस हद तक है, किस कैंप के हैं, निहायत एहतराम के साथ ये मामला भी अब पाकिस्तान के जब तक मामला चला जाए, इस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम का होना, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट, वो के वो लॉ ऑफ द लैंड है, इस आइन का हिस्सा है 26वीं आईनी तरमीम। ठीक है, और उसके तहत ही सारा जुबैरी साहब आपने मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान भी हिस्सा है। जी जुबैरी साहब, आपने ये बात सुनी, अब इसकी क्या तख्तीक करें, हम कैसे तफरीक करें, कौन ठीक हो, कौन आगे बढ़े, कौन पीछे हटे? एक बड़ी ऐसी सिचुएशन है जो एग्रेवेट करती नज़र आती है और कोई भी फरीक पीछे हटता नज़र नहीं आता। जुबैरी साहब।
देखिए मैं समझता हूँ कि इसका फिलहाल फौरन हल तो ये हो सकता है जैसे जस्टिस मंदोखेल ने भी कहा था जुडिशल कमीशन के मेंबर उसमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सीनियर जज थे जस्टिस अमीरुद्दीन साहब, उन्होंने एग्जेक्टिव के साथ साइड करके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की टेन्योर को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। जस्टिस मंदोखेल ने वहाँ और बाकी जजों ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जितने जज हैं सब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठ जाएं और वो अपने बेंचेस बना दी जाए और वो फैसला कर ले जैसे सिस्टम चलता था। अब ये खास करके बेंच अपनी मर्जी की बनाना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना देता। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हुआ करती थी कि जी एक आईनी अदालत होगी, वहां ये होगा सुप्रीम कोर्ट एक बस मातहत अदालत हो जाएगी और 2 चीफ जस्टिस होंगे पाकिस्तान के। तो इसका हल यही है कि ये जो आपने जो एक आइन हमारा 1973 से बना था उसके अंदर आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून लाया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर लिया। उसमें बेंच को बनाने का तरीकाकार दे दिया गया था। तो ये खतरा कि जो एग्जेक्टिव समझती थी कि चीफ जस्टिस जो थे अपनी मर्जी की बेंच बना के फैसले कर लिए करते थे, इंप्रेशन ऑफ फुल कोर्ट नहीं बनाते थे और जबकि दरखास्तें होती थी, ये जब तक इस तरह का अगर उसको सिस्टम को वापस नहीं लाया जाएगा, मैं समझता हूँ ये 26वीं तरमीम है ये इस बहरान को खत्म नहीं होने देगी। बहरान आगे ही जाएगा जब तक एक पार्टी बिल्कुल शिकस्त नहीं खा जाती। और मुझे लगता है कि इसमें अदलिया की शिकस्त है, ये ग्रुप बंदी, ये सारी चीजें ये चलती रहेंगी, लेकिन बहरान हल नहीं होगा और इस सबसे नुकसान हम सबका इस मुल्क का होगा और इंसाफ का होगा। अच्छा, ये बात जो अभी की इन्होंने इमरान वसीम साहब, पहले मेरा सवाल मुनीर साहब से है। मुनीर साहब, एक हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, आज एक केस हाई कोर्ट में भी था, इद्दत नकाह केस, जिसमें इमरान खान बरी हो चुके हैं और वो दोबारा आज अपील जो है वो सुनी गई है और वो अपील उन जज साहब ने सुनी है जो पहले भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। सर फरमाइएगा कि क्या ये इत्तफाकिया है या कोई अनहोनी है कि बरी होने के बाद ऐसी अपील जो है वो अदालत में आना और जो कि जिसका स्कोप ही नहीं है? देखिए, लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि आज शोएब शाहीन साहब मेरे ख्याल में वहाँ आ गया कि आप तो ऑलरेडी ये जज साहब जो आप एलिवेट हुए हैं रिसेंटली, आजम खान साहब, वो अपना इस पे जो माइंड है वो डिस्क्लोज कर चुके हैं लोअर कोर्ट की स्टेज पे। तो लिहाजा फिर उन्होंने वो फाइल चीफ जस्टिस साहब को भिजवा दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो सुनेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि किस बेंच में जाएगा और कौन सुनेगा। लेकिन मैं कॉमन प्रैक्टिस है वो तो ये है कि जो बरियत के खिलाफ दरखास्तें होती हैं उनकी सक्सेस का चांस बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। अच्छा, इमरान वसीम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये अभी बात जो जुबैरी साहब कह रहे थे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तब्दीली की गई कि जी एक चीफ जस्टिस साहब बेंच नहीं बनाएंगे, तो जो जब उमर अता बंदयाल साहब थे फायज ईसा साहब को ले आए, फिर अब हालत बदली और अब जनाब जो 2 जजेस हैं वो हुकूमत के हम ख्याल नहीं थे, तो फिर एक तरमीम लेके आ गए कि नहीं जनाब आप जूनियर बंदे को भी कमेटी में रख सकते हैं। डू यू थिंक ये बड़ा एक शफाफ अंदाज से लॉ मेकिंग हुई थी या टू द एडवांटेज ऑफ अ सर्टन ग्रुप जो है सियासत में या एक धड़ा जो है उसके लिए हुई थी? देखिए काजी साहब, हम रूट्स को नहीं देखते ना, हम ये देख रहे हैं कि कानूनी कर दी गई और उसमें चीफ जस्टिस को एक और जज शामिल करने का अख्तियार दे दिया गया। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में क्यों तरमीम की गई, इसकी वजह भी तो हमको जानना होगी ना। जब मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया गया और मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ 3 दिन के अंदर फेडरेशन की अपील आ जाती है, हुकूमत उस फैसले को नज़र-ए-सानी में चैलेंज कर देती है, तो कानून ये कहता है कि आप 14 रोज़ के अंदर, कानून कह रहा है, ये कोई दरख्वास्त गुजार नहीं कह रहा, कानून कह रहा है कि आपने 14 दिन के अंदर उस नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त को सुनना है, लेकिन वो 14 दिन में दरख्वास्त नहीं सुनी जाती। उस पर ऑर्डर क्या होता है, उस पर राय क्या आती है अक्सरियती जज साहबान की कि देखें जी वो समर वेकेशन हो चुकी हैं और रूल्स में चूंकि समर वेकेशन की इजाज़त मौजूद है और नोटिफिकेशन भी हो चुका है, तो लिहाजा कानून का मैंडेट अपनी जगह पे, कानून की जो कमांड है वो अपनी जगह पे, हम तो छुट्टियाँ अवेल करेंगे। तो जब ये इस तरीके से मामला चलाए जाएंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि ये भी प्रोसेस को जो है अब्यूज़ करने के मुतरादिफ है, तो उसके लिए फिर वो तरमीम आई थी। लेकिन अगर उस वक्त नज़र-ए-सानी सुन ली जाती, 26वीं आईनी तरमीम के मामले में फुल बेंच बनता हुआ नजर आ रहा है? आज तो 8 रुकनी बेंच ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि फुल कोर्ट वाला आप ख्याल तो भूल जाएं, बल्कि जो वकला सामने ठहरे दलाइल दे रहे थे उनके अपने दलाइल में तजाद मौजूद था। बेंच की तरफ से निशानदेही की गई कि आप बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया वक्त हुआ जनाब आप ज़ुबैरी साहब, जनाब मुनीफ फारूक साहब, जनाब इमरान वसीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने कोशिश की मामलात को समझने की, लेकिन सिलसिला ये है कि हम हर कोई अपनी हुकूमत क्यों जो है वो उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला हो तो उसको मानने की बजाय इनकार करके तो कोई और तरमीम ले आइए। एक तस्वर और दूसरा तस्वर ये है कि जी जज साहिबान हमारी वो शायद अपने मर्ज़ी के फ़ैसले कर रहे हैं जो गलत है। बहरहाल एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बहुत सी अहम खबरें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब आखिर में हम बात करेंगे, एक इदारा है WTO जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इससे पहले इसका नाम GTT था। उसकी जो हेड हैं गोजी ओकांजो उनका नाम है। उन्होंने एक तकरीर की है डेवोस में, ये जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हो रहा है, और उन्होंने कहा है कि जो ट्रंप साहब चाह रहे हैं अगर ये कर लेते हैं तो हम दुनिया में वापस 1930 में चले जाएंगे। अब 1930 बड़ा अहम है। 1929 में तारीख़ इंसानी का या सरमायादारी की दुनिया का सबसे बड़ा रिसेशन आया था, जिसके बाद दूसरी आलमी जंग भी लग गई थी। मियाँ साहब, आज थोड़ी सी बात करते हैं ये जो ट्रेड टैरिफ में जो इसको इन्होंने अमृत धारा करार दिया है जनाब ट्रंप साहब ने, अब होगा क्या? होगा ये कि अगर चीन टीवी बेचता है, अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, तो उस पे जो ट्रेड टैरिफ है जो इंपोर्ट करने वाला है वो पैसे पे करेगा। जब वो पैसे पे करेगा तो $1000 का टीवी अमेरिकी अवाम के लिए $1500 का हो जाएगा। तो इससे तो कीमत, वो एक तो ये बात ओकांजो जो कह रही, और दूसरा ये कि जाहिर है लाखों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे क्योंकि अब ट्रेड कम हो जाएगी। जिसे मैंने कहा था, अब ग्लोबलाइजेशन के बाद स्लोबलाइजेशन हो रही है, स्लो हो रहा है। तो ये जो हल दे रहे हैं और जो वो कह रहे हैं वो ऑल टुगेदर यानी नॉन ऑप्शंस हैं, और जो है कि वो कोई मसला सरमायादारी के जिस बुरान में हल नहीं कर सकते। मियाँ साहब, आपका कुछ टेक, और फिर मैं आज कुछ आपको फिगर्स दूंगा। लेकिन जी बोलिए। लेकिन कायद साहब, जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो तो बड़ी होशरुबा हैं, क्योंकि अमेरिका की जानिब से ये आ रहा है कि जो चीन के अंदर कंपनियां हैं, जिस तरह एप्पल कंपनी है, अमेज़ॉन है, मेटा है या टेस्ला है, वो चीन छोड़ने के लिए पर तोल रही हैं। अगर वो चीन को छोड़ जाती हैं, या अमेरिकी कंपनियां जो कहा जा रहा है सैकड़ों कंपनियां वो चीन को छोड़ जाती हैं, तो चीनी मईशत पर भी तो असरात इसके होंगे। और अगर वो असरात मुरतब होते हैं तो वो कंपनियां जो छोड़ के चीन को कहाँ जाएंगी? तो इसीलिए चीन ने भी कहा है कायद साहब के जो तजारती जंग ट्रंप जो है वो भड़का चुके हैं, इसमें फ़ायदा किसी का नहीं होगा, नुकसान होगा। नुकसान चीन का हो जाए या अमेरिका का हो जाए या पूरी दुनिया का हो जाए। और इसमें यह भी कहा जा रहा है, जो अभी बात आप कर रहे थे, जो WTO है ख़ास तौर पे उन्होंने जो बात की है उससे मुतल्लिक तो ये बात नज़र आ रही है कि अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई की जानिब जा रहा है। अगर अमेरिका इस तरफ जाता है तो फिर अमेरिका में कारोबार करने वाला कौन होगा? फिर दूसरा जो ब्लॉक है, ब्रिक्स का ब्लॉक, वो तो मजबूत होने जा रहा है। रूस जो है वो चीन के साथ जो पहले से ही जो है वो इकट्ठा है। इसके अलावा जो पूरा बर-ए-आज़म एशिया है उसको जो है वो चीन जो है वो मोबिलाइज कर रहा है और कायल कर रहा है कि यहाँ पर जो है वो सरमायाकारी होगी। चीन पूरे बर-ए-आज़म एशिया में, और जो ये सेंट्रल एशियाई रियासतें हैं वो और यूरोप को साथ मिलाकर अगर ये पूरा ब्लॉक बन जाता है तो अमेरिका जो है बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो जाएगा। मियां साहब, मैं यहाँ आपको एक बात ये होने वाली है, मियां साहब बताया जा रहा है। मैं एक आपको बात बताऊं, जरा सादा ज़बान में बात करते हैं। अगर अमेरिका में कोई हमारे दोस्त गए हों तो वहाँ पर एक चेन है पेलेस क्या थी? ये चाइना की चेन थी और ये जूते बनाता था। अब जो अमेरिका में जूता बनता था वो $100 से कम का नहीं आता था। मैं जब अमेरिका में था तो $10-12 का जूता, यानी अमेरिका ने जो इन्वेस्टमेंट चाइना में की और उसमें चूंकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम थी तो उसने अपने मुल्क में इन्फ्लेशन को कम रखा। 30% कंपनियां यहां से निकलने का इशारा दे रही हैं चाइना में से। अगर ये 30% कंपनियां निकलती हैं और यूरोप में जाती हैं, यूरोप तो खुद, इस पे हम बाद में बहस करेंगे कि यूरोपियन यूनियन तो पहले ही टूट चुकी है, अब मजीद टूटने की बात है। हमने कनाडा की टूटने की बात की थी, इस पे भी बात करेंगे कि यूरोपियन यूनियन जो है इसको IMF ने एक बाकायदा सरजरिश की है, डांटा है कि तुम सख्त नालायक हो और तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। एक बात, अब ये 30 कंपनियां जब जाएंगी तो इनकी कास्ट होगी, ये कहाँ जाएंगी? और ऊपर से ट्रंप ये कह रहा है कि बाहर से जो भी मुझे चीज़ भेजेंगे तो मैं उस पर पाबंदी लगाऊंगा। अब ये 30 कंपनी अगर अमेरिका वापस नहीं जाती, क्योंकि
क्योंकि अमेरिका में जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो बरतानिया यानी चाइना में खुद वोक्सवैगन जो है उसने 13% छांटियां की हैं और वहां पे एक मैशत का बुरान ऊधम मचा के बैठा हुआ है। तो मैं ये नॉन ऑप्शंस हैं, ये इस तरह की हरकत अगर करेगा ट्रंप तो इसके वो लोग जिन्होंने इस ख्याल में सब देखें, जो एलन मस्क है वो ये मुफादात की जंग है काजी साहब, ये टोटली मुफादात की जंग है। इसमें जो ट्रंप हैं वो इसलिए उसको कहा जा सकता है कि वो बिल्कुल उनकी पॉलिसी गलत है, क्योंकि एलन मस्क जो उनके बिल्कुल नज़दीक हैं वो भी इस मामले में उनसे लड़ पड़े हैं और उनकी लड़ाई हो गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। देखिए, जो टेस्ला है काजी साहब वो चाइना में बनती है और टेस्ला सबसे बड़ी कंपनी है जो कि इस वक्त जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो फरोख्त करने वाली, और उस चाइना ने एक मैं बात और करना चाहता हूं, वो तमाम टेक्नोलॉजी को कॉपी कर ली। एक चीज मैं और आपसे शेयर करना चाहता हूं, मसला तो पैसों का है ना, मसला पैसों का है ना, भूख का मसला है। मैं आपके साथ चंद फिगर शेयर करता हूं। इस वक्त दुनिया की 7 बड़ी मैशतें जो मिलिट्री पे खर्च करती हैं वो $1.2 ट्रिलियन है और इसमें अमेरिका अकेला 824.3 बिलियन खर्च करता है। सिर्फ 31.7 बिलियन खर्च करके हम दुनिया में से भूख को ख़त्म कर सकते हैं। सुनते रहिएगा। और ये यूनाइटेड नेशन का फिगर है कि हम पूरी दुनिया से गुर्बत ख़त्म करने के लिए सिर्फ $325 बिलियन चाहिए। दुनिया की पहली 40 बड़ी मैशतें $2.4 ट्रिलियन खर्च करती हैं अपने डिफेंस पे। और सुनिएगा मियां साहब, आप हैरान रह जाएंगे, पूरी दुनिया को डीकार्बोनाइज करने के लिए, ये जिसकी वजह से सिर्फ अमेरिका में 3.5 लाख बंदे मर जाते हैं और $808 बिलियन का खर्चा सेहत का आता है, उसको ख़त्म करने के लिए हमें सिर्फ $325 बिलियन चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 13 बिलियन पाउंड भेजे किसने? यूके ने। कहां? यूक्रेन में लोगों को मारने के लिए। सिर्फ $11.6 बिलियन से जो यूके का हेल्थ सिस्टम दुनिया में मजाक बन के रह गया है उसको फिक्स किया जा सकता है और 23,000 डॉक्टर जो नौकरियां छोड़ के पब्लिक सेक्टर से चले गए हैं वो वापस आ सकते हैं। तो बात यह है कि अपने लले तलले बंद करो, अपने फ्रॉड बंद करो, अपने मुनाफे बंद करो और ये जंगों का ढोंग और ये गलाजत बंद करो, तो सारा मसला ठीक हो जाएगा। जी मियां साहब। काजी साहब, ये बेहतरीन आपने बात की है, बहुत अच्छी मालूमात दी है, लेकिन देखें जो ट्रंप है वो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन जो है उसको कम करना ही नहीं चाहता। वो तो कहता है कि हम तो निकल जाएंगे तमाम मुआहदों से। यूरोप को कहता है कि अपनी सिक्योरिटी पे पैसा लगाएं। अब ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं ये बिल्कुल अगेंस्ट हैं जो कि पहले थी अमेरिका की। दूसरी अगर देखें बात कि चाइना जो है वो इस सतह पे पहुंच गया है कि वो गूगल को मात दे चुका है। चाइना इस सतह पर पहुंच गया है कि अमेज़न का उसको ज़रूरत नहीं है। वो इस सतह पे पहुंच गया है कि एप्पल की उसको ज़रूरत नहीं है, वो क्योंकि वो सारी टेक्नोलॉजी अपना चुका है। इससे पहले काजी साहब आप देखें कि जो कारों की इंडस्ट्री थी उसमें चाइना ने तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को, जो दुनिया की बड़ी कंपनियां थी, उनको मात दे दी। वो इसीलिए मात दी थी कि उनको पहले वहाँ सरमायाकारी करने की दावत दी, उन्होंने सरमायाकारी की। जब वो सारी टेक्नोलॉजी चाइना अपने पास ले गया और साथ साथ पैरेलल उसने अपनी गाड़ियाँ जो है बनाना शुरू कर दी तो पूरी दुनिया में इसको फैला दिया। और यही वजह है कि चाइना तमाम दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी, अपना जो है वो नेटवर्क और अपना इंटरनेट वो देना चाहता है। अब शायद इनके ख्वाब जो हैं वो पूरे ना हो सकें और जो गूगल जो है वो अब सेकंड जो है वो चीज़ रह जाएगी। उससे पहले आपने देखा कि वी चैट और दीगर जो हवावे है उन्होंने अपना आप मनवा लिया। हवावे के साथ एक बहुत बड़ा उनका एक तनाज़ा था, लेकिन उसने हवावे बंद नहीं किया, उन्होंने एक पैरेलल सिस्टम जो है वो खड़ा कर लिया और हवावे जो उस सतह पर आ गया कि वो एप्पल का मुकाबला करता है। दूसरा उनका जो इंटरनेट है वो नेटवर्क पूरी दुनिया में अमेरिकन नेटवर्क का और सॉफ्टवेयर का जो है मुकाबला करता है। और यही वजह है कि जो अमेरिका ने ये जंग छेड़ी है, ये अमेरिका इसमें तन्हाई का शिकार इसलिए होगा कि चाइना ने सबसे बड़ी अब देखें सर, एक और बात याद आ गई कि अमेरिका ने, जी मियां साहब मैं ये कह रहा हूं, अमेरिका ने अफगानिस्तान में ये कहा कि हम उनको इमदाद नहीं देंगे। सर 1 मिनट चाहिए, इमदाद नहीं देंगे, अपना असला वापस करें। और वहां पर उन्होंने इमदाद बंद की, पाकिस्तान पर जो है टैरिफ लगाने की या पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने की बात की। चाइना ने उस तरफ जो है कहा कि हम पाकिस्तान में सीपैक और बढ़ाना चाहते हैं। $78 बिलियन की सरमायाकारी के बाद उन्होंने कहा कि और भी सरमायाकारी करेंगे, यानी $100 बिलियन से सरमायाकारी बढ़ जाएगी। चाइना में भी, चाइना जो है वो अफगानिस्तान में भी सरमायाकारी करना चाहता है। तो ये सारी रिप्लेसमेंट खुद ट्रंप जो है वो ये दे रहे हैं पूरी दुनिया में, है ना, कि चाइना जो है पूरी दुनिया में छाए। और मियां साहब ये जो ड्रामा है ना FDI का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का,
इससे बड़ा झूठ इस दुनिया के मेशदानों ने गरीब दुनिया के लोगों से कभी कभी नहीं बोला। $1 जो FDI में आता है, खैरात में आता है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी पे जाएं, एक आलमी बड़ी मोतबर वेबसाइट है, वो जो बताती है कि पैसा कैसे गरीब दुनिया से ये 2 नंबर रिश्वतखोर, ठेका फरोश, किकबैक, ये यहाँ से जो लेके जाते हैं, ये $1 से $2 ट्रिलियन है, और उधर से पीनट आता है, और जो $1 वो यहाँ लेके आते हैं FDI के नाम पे, $14 यहाँ से निकाल के ले जाते हैं। हमें क्यों नहीं वहां वो इन्वेस्टमेंट करने देते? और फिर ये हमें कहते हैं जी हमने आपको $1 बिलियन की छूट दे रखी है, आप पे टैक्स नहीं लगाएंगे। क्या हम उन पे टैक्स लगा सकते हैं? यहाँ एक सुई से लेकर एक बेवरेज तक ना रहे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मामलात होने जा रहे हैं वो बड़े होशरबा और लोकल इकोनॉमी की बात होने जा रहे हैं। उसमें हवाले से बड़ी खुशखबरियां हैं कायद साहब। मैं कुछ खुशखबरियां बयान कर दूं सर, जो पाकिस्तान में होने जा रही हैं, क्योंकि आलमी मंजरनामे पे जो ट्रंप चाह रहा है वो नहीं होगा। अब पाकिस्तान में बिजली की रेट कम होने जा रहा है। आज के ताज़ा तरीन जो खबर है वो ये है कि 45 रुपए से जो यूनिट है वो कम होकर 26 रुपए तक आने के तैयार है। और इस हवाले से IPP से तमाम मामला जो है टास्क फोर्स ने मुकम्मल कर लिए हैं। 1400 अरब रुपए की जो सब्सिडी जो हम देते थे वो अब नहीं देना पड़ेगी, और इसके अलावा 80 अरब रुपए की लेट पेमेंट उनको नहीं देना पड़ेगी। 35 अरब रुपए की जो पेमेंट दी थी वो वापस ली जाएंगी, और जो इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है वो 26 रुपए हो जाएगा, और जो घरेलू सार्फिन के लिए टैरिफ जो है वो इससे भी कम, क्योंकि जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगती थी वो भी कमी उसमें होने जा रही है, और जो पॉलिसी रेट है वो भी कम होकर सिंगल डिजिट पे आ रहा है। मियां साहब, मैं बहुत खुश हूँगा अगर ये सब कुछ हो जाए। मुझे तो फिलहाल अखबार की एक खबर याद आती है कि 1.6 बिलियन कितने बड़ा ये बोझ इस सोलर पर डालने लगे हैं। मियां साहब, जब तक सियासी ताकत और जो कारोबार का रिश्ता नहीं टूटता, ये हमें इसी तरह देंगे। कब तक इसे छेंचो के तमन्नाए समर में, ये सब्र का पौधा तो न फूला न फला है। और यही मसले होते जा रहे हैं यार। बरामद होगी ये भी बताऊं सर, मैं आपको बताऊं, हमने यहाँ पे किशकोरी साहब की खबर कल साहब ये जो काम करने जा रहे हैं इसमें भी खैर बरामद होगी। नहीं, मैं जो सोलर पे ये करने जा रहे हैं उसमें भी खैर बरामद होगी, क्योंकि सोलर पर टैरिफ कम नहीं कर सकते। मैं तो 70 साल से मोहब्बत सा लेके खैर ढूंढता फिरता हूँ इस मुल्क के जो है, ये जो हुक्मरान इशराफिया है। आई एम सॉरी बट वी एग्री टू डिसएग्री। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि हम पाकिस्तान पे आते हैं, हालत ये है। आज एक प्रॉपर्टी के बहुत बड़े आदमी ने मुझे फ़ोन किया कि यार आप प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, लोग बड़े दुखी हैं। उन्होंने एक बात की, उनका जी बहुत अच्छा पैकेज आ रहा है, अगर IMF ने इजाज़त दे दी तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो फिर IMF को हमने वोट दिया था या आपको वोट दिया था, या फिर हमने जो वोट दिया था वो तो पता नहीं किधर गया, मगर IMF को ही वोट देते। बहरहाल ये था पाकिस्तान और आलमी मैशत का कुछ तनाज़ुर, इस पर हम बात करते रहेंगे। ये था हमारा आज का शो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।